प्रिय विद्यार्थियों, जैसे सर ने कहा, जोशी सर ने, कि वो उन्होंने डांटा और आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो मैं माफ़ी नहीं मांग रही। डांटना आपको मेरा अधिकार है, आपको समझाना मेरा अधिकार है, और वो मैं हमेशा अपने पास सुरक्षित रखूंगी। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो आमतौर से सभी बच्चे ये कहते हैं कि परीक्षा कब से शुरू है? 9 बजे से। लेकिन आपको परीक्षा कक्ष में 9 बजे से पहले पहुंचना है। 8:30 बजे के बाद आपको प्रवेश कक्ष में नहीं दिया जाएगा। बहुत विशेष परिस्थिति होती है तो 8:40 तक आप कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। सभी बच्चे सुन लें बहुत ध्यान से। 10th और 12th के सभी विद्यार्थी बहुत ध्यान से सुन लें इस बात को कि परीक्षा कक्ष में 8:40 के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपको लिखना शुरू करना है 9 बजे से, कक्ष में प्रवेश नहीं करना। प्रवेश कितने बजे करना है? कोशिश करें कि आप 8:30 बजे करें। जब हम लेट हो जाते हैं तो घबरा जाते हैं, तो तेज़ी से दौड़ते हैं, तो हम घबराहट में फिर हमारा पेपर खराब हो जाता है। किसी जगह पहले दिन हम टाइम से पहले पहुंचते हैं तो उसके वातावरण से हम परिचित हो जाते हैं, उस माहौल से के आदी हो जाते हैं, तो हमारा आधा कार्य सिद्ध हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। दौड़ते भागते पहुँचे और किस कमरे में जाना है, कहाँ जाना है, गलत जगह बैठ जाएंगे, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं वो अपना देख लें कि वो कैसे आएंगे, किस तरह से समय पर पहुँच सकते हैं। तो बिल्कुल ये बात आप गांठ बांध लीजिए। जैसे चलते चलते होता है ना कि आंचल में गांठ बांध लेते हैं, रुमाल में गांठ बांध लेते हैं कि हमें याद रहे। तो ये बात आप बिल्कुल तय है। अब बात आती है पेपर की। तो आज आपने सुना होगा जब आदरणीय मोदी जी बोल रहे थे, तो इसमें एक बात ये थी कि प्रश्न को पूरा पढ़े। प्रश्न पढ़ना शुरू किया, अरे वाह ये तो आता है, और लिखना शुरू कर दिया। पता चलता कि कॉपी पेपर सेटर ने उसके लास्ट में कुछ चेंज कर दिया है ना। जो हमने प्रश्न याद किया था शुरू में तो वैसा का वैसे ही है, लेकिन अंत में कुछ बदल गया तो हमने गलत आंसर लिख दिया। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको प्रश्न पूरा पढ़ना है, एक बार 2 बार, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। मैंने लक्ष्मी से मेरी बात हुई थी, उसको भी बताया था समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे यानी 180 मिनट। कितने क्वेश्चन होंगे पेपर में? 33, 23 अलग अलग क्वेश्चन पेपर में अलग हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के भी अलग होंगे। तो आप उसको भाग दे दीजिए क्वेश्चन नंबर से और 180 मिनट में। तो आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने मिनट होंगे ये आपको पता चल जाएगा। शुरुआत से ही वैसे ही लिखिए। हम कहते हैं, हम भी कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं कि समय कम पड़ गया। समय कम नहीं पड़ गया, हमारा प्रबंधन गड़बड़ा गया। हमने शुरू में तो खूब आराम से लिखा, धीरे धीरे लिखा, इधर उधर ताक झांक भी की, एक दूसरे को इशारे किए, क्यों, कैसा पेपर है, अच्छा है, हाँ मुझे तो अच्छा है, मेरा तो सब अच्छा है, और हमारे 2-3 मिनट इसमें चले गए। तो वो हमारे 2-3 मिनट भी बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत से ही आप बहुत जल्दी स्पीड से लिखेंगे। स्पीड का मतलब गंदी राइटिंग नहीं, लेकिन ये मान के चले कि आपको एक क्वेश्चन 6 मिनट में, 7 मिनट में हल करना है। उसके बाद अगली चीज़ होती है आपकी कॉपी जांचने वाले को अच्छी दिखे। उसको एक कॉपी जांचने के लिए कोई 3 घंटे नहीं मिल रहे हैं। जो 3 घंटे में आपने लिखा वो शायद 8 मिनट, 10 मिनट में वो जांचेंगे। तो आपके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, की वर्ड्स है, की सेंटेंसेस है, वो बहुत अच्छे से कॉपी में दिखने चाहिए, हाईलाइट होने चाहिए, जिससे कि कॉपी जांचने वाला आंसर को देख सके। आंसर के शब्द सीमा होती है, आपको उतना लिखना भी है, किंतु जो उसका महत्वपूर्ण वाक्य है, महत्वपूर्ण उत्तर है, वो दिखना चाहिए, वो अवश्य उसमें होना चाहिए। मेरी इस बात को अपने टीचर से भी पूछना कि क्या हो सकता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वो अंतर आता है। अब हम बात करते हैं, सर ने अभी कहा कि कोई प्रश्न मत छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उस प्रश्न को 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो।
हम इतना समय पहले से बचा कर रखें। जीवन में जैसे पैसों की बचत करते हैं ना, ऐसे ही समय की बचत करना चाहिए। हमें जो प्रश्न आते हैं उनको हम 7 मिनट से पहले कर ले तो हमारे पास बाद के लिए समय बचेगा। तो जो कठिन प्रश्न हैं हम उनको पढ़ेंगे। जब हम उन्हें पढ़ेंगे तो हमें कहीं ना कहीं से उत्तर क्लिक करेगा। हमने जो पढ़ा है, हमारे टीचर्स ने जो बताया है, वो उत्तर हमारे दिमाग में आएगा। हमें उसको सॉल्व करने के लिए भी समय मिल जाएगा। तो आप उस पेपर को अच्छी तरह से कर पाएंगे। सर ने जो भी बताया कि ताक झांक नहीं करनी है, उसमें हो सकता है कि हमारा उत्तर गलत हो जाए। तो ये हुई आपकी परीक्षा में कैसे आप एग्ज़ाम देंगे, कैसे पहुंचेंगे, इसके मैनेजमेंट की बात। आप डिसिप्लिन्ड रहेंगे वहाँ एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर, तो आपके साथ केंद्र के जो टीम है वो भी सद्व्यवहार करेगी। आपके कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उनको भी वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर आप दुर्व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो उसका रिएक्शन भी अच्छा नहीं होता। अब जीवन की हम बात करें तो आपका विद्यार्थी जीवन स्वर्णिम युग कहलाता है, स्वर्णिम काल कहलाता है, जो आपको आगे चलकर ये वाले अनुभव आप इनको मिस करेंगे। ये सोचेंगे कि हमने एक बहुत अच्छा समय व्यर्थ गंवा दिया या हमने उसका पूरा उपयोग किया। थोड़ी बहुत शरारतें होती हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन पढ़ाई भी करनी चाहिए। हमेशा मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, आपको सुनाऊंगी, जीवन के लिए है वो। सबने सुनी होगी, व्हाट्सएप का युग है तो बहुत सारी स्टोरीज, ज्ञान बहुत शेयर किया जाता है। फिर भी सुनने से मुझे तो अच्छा लगता है, तो कहानी सुनाती हूँ छोटी सी। गुरु नानक देव जी भ्रमण कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। एक गांव में वो पहुँचे रात्रि विश्राम के लिए। उन्होंने आग्रह किया गांव वालों से। गांव वालों ने बहुत सारे अपशब्द कहे और उनको भगा दिया कि हम आपको नहीं रोक सकते। कुछ भी कहा होगा, आ जाते हैं मुफ्त में खाने के लिए, रुकने के लिए, इस तरह की कुछ बातें कही होंगी। तो गुरु नानक देव जी ने कहा अपने शिष्यों से कि हम यहाँ से चलेंगे, और गांव वालों को आशीर्वाद दिया, आबाद रहो, बसो यहीं, आबाद रहो, खुश रहो। चल दिए आगे, दूसरे गांव में पहुंचे। उस गांव के लोगों ने बहुत अच्छा स्वागत किया, उनका सत्कार किया, रहने को स्थान दिया, भोजन दिया और उनकी सेवा की। जब वहाँ से चलने लगे तो गुरु नानक देव ने कहा, बिखर जाओ। शिष्यों ने कहा, ये कैसा आशीर्वाद? जो लोग खराब थे आपने कहा आबाद रहो। आबाद रहो का मतलब होता है कि वहीं रहो। बिखर जाओ मतलब आप इस गांव, आपका गांव उजड़ जाए। तो ये तो खराब आशीर्वाद लग रहा था। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि अच्छाई को सब जगह जाना चाहिए। जहां अच्छाई जाएगी वो जगह भी अच्छी हो जाएगी। तो मैंने उनको कहा, अच्छे लोगों को, कि तुम बिखर जाओ, यानी तुम जहां जाओगे वो बहुत सारी जगह अच्छी हो जाएंगी, और जो खराब लोग हैं उनको एक ही स्थान पर रहना चाहिए, जिससे कि खराबी या बुराइयां इधर उधर न फैले। तो मैं चाहती हूं कि मेरे सारे बच्चे जहां जाए अच्छाइयां फैलाएं, अपने कृत्यों से, अपने कार्यों से लोगों को प्रभावित करें, आगे बढ़े, विद्यालय का और हमारे स्टाफ का नाम रोशन करें, जिससे कि आप भी गर्व से कह सकें कि हम उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थी हैं, और हम भी जब आपसे मिलें तो आप भी गर्व से हमसे ऊंची गर्दन करके हमारे सामने खड़े हों और हमसे कहें कि हम यहाँ के विद्यार्थी थे। ऐसा ना हो कि आपको नज़रें चुराकर यहाँ से जाना पड़े हमारे सामने से। एक टीचर के लिए सबसे अधिक खुशी का क्षण होता है कि जब उसका स्टूडेंट उससे ऊंची कुर्सी पर बैठा होता है या उससे आगे बढ़कर कार्य करता है। कुर्सी पर बैठने का मतलब ये अवश्य ये नहीं है कि आप किसी बहुत ऊंची नौकरी में हो। आप जो भी करें वहाँ आप ईमानदारी से करें और बहुत अच्छे से करें। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हो, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए। आपने जो श्रम किया है आपका वो श्रम सफल हो, उसका परिणाम आपको मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे सभी मार्गदर्शक शिक्षकों का, प्राचार्य महोदय का, जिन्होंने आपको अपना अमूल्य संदेश दिया। इसके पश्चात यहाँ पर हम लोग सामूहिक रूप से राष्ट्रगान जनगणमन करेंगे।